नमस्कार, मैं मणि अग्रवाल भारत फर्स्ट के इस विशेष कार्यक्रम युवा मंच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं तथा उस पर विश्लेषण कर कुछ हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आज का कार्यक्रम शुरू करती हूँ, मैं ये आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आपको हमारा कंटेंट और हमारी यह पहल पसंद आती है तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आप हमारी सहायता यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। यूपीआई आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता। फाइनेंशियल लिटरेसी आज के युग की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है, परंतु भारत में आज भी 76% ऐसे अडल्ट हैं जिनको अपने फाइनेंशियल मामलों के बारे में नहीं पता है या अपने फाइनेंसेस के बारे में जानकारी नहीं है। बाकी देशों के मुकाबले भारत आज भी इस विषय में काफी पीछे है। पिछले कुछ सालों में पूरे विश्व में स्टार्टअप को लेकर काफी महत्व दिया जा रहा है और भारत सरकार ने भी इस पर मंथन करते हुए 2016 में ही स्टार्टअप इंडिया कैंपेन की शुरुआत कर दी थी, जो कि काफी सफल पूर्वक रही है। तो आइए इन विषयों पर हम हमारे विशेषज्ञों की राय लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरविंद मोहन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी; प्रबल सिंह, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, जोहो कॉर्प; एंड सीए अंकित गोयल, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉरेंसिक ऑडिट एंड फ्रॉड डिटेक्शन एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है प्रोफेसर, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का हमारे जीवन में कितना महत्व है और इस बारे में जानने के लिए क्यों हमें अभी भी कुछ स्पेशल कोर्सेज करने पड़ते हैं बीएससी या एनएससी के द्वारा? क्यों इसे अभी भी हमें स्कूल या कॉलेज के करिकुलम में नहीं डाला गया है, मैथ्स और साइंस की तरह? सर, मुझे लगता है आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। निश्चित तौर पर पर्सनल फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप देश या दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले दुनिया की बात करूंगा, देश की बात करूंगा। हिंदुस्तान का जितना भी निवेश है, अगर आप देखें तो हाईएस्ट जो इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ रहा है वो लगभग जीडीपी का 38% है 2008 में। आज भी हम लगभग 30% के आसपास हम अपने जीडीपी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। ये फाइनेंस कहां से होता है? ये फाइनेंस होता है मोटे तौर पर, अगर आप 2008 जब हाईएस्ट लेवल पे भी थे हम, तो लगभग 35.5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ये फाइनेंस हो रहा था डोमेस्टिक सेविंग से। सिर्फ 1.5% हिंदुस्तान के इन्वेस्टमेंट का, सिर्फ 1.5% फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन सेविंग्स के माध्यम से फाइनेंस होता था। तो 35.5%, ऑलमोस्ट द एंटायर अमाउंट वाज बीइंग फाइनेंस्ड बाय डोमेस्टिक सेविंग्स। और ये जो डोमेस्टिक सेविंग्स है ये हाउस होल्ड से मूल रूप से आती है। हमारी आपकी जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं यही इस इन्वेस्टमेंट को रूप देती हैं, उसको संभव बनाती हैं। आज हमारी एक बड़ी समस्या यह है कि देश के कोने कोने में, हिंदुस्तान की बड़ी विशेषता है कि जो तुलनात्मक तौर पर इकोनॉमिक लैडर में जो रिलेटिवली नीचे भी लोग हैं उनके पास बहुत सारी सेविंग्स हैं, लेकिन ये जो सेविंग्स हैं ये कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो हमारा जो चैलेंज है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक कमर्शियल रियलिटी नहीं बन रही, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि सेविंग्स आर नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। एक बहुत बड़ा हिस्सा सेविंग्स का एक ऑर्गेनाइज या फॉर्मल मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। ये तमाम छोटे बड़े लोग हैं जो अपने घरों में किसी भी रूप में आप सेविंग्स को दबाए बैठे, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को अंदाज नहीं है कि उनकी जो बचत है, उनकी जो सेविंग्स है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अक्सर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, अक्सर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। मेरा मानना है फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रू सेंस में तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर एडिक्वेटली एम्फेसिस नहीं लाएंगे, जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो शायद हम सही मायने में फाइनेंशियल इंक्लूजन को मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आम आदमी को यह एहसास हो कि वो निवेश कहां कर सकता है, तो शायद देश का जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन है, और हमारी जो पूरी ग्रोथ स्टोरी है 1950 से लेकर आज तक, ये ग्रोथ स्टोरी मूल रूप से इन्वेस्टमेंट से फाइनेंस हुई। आज भी जब हम बात कर रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले होगा वो कैपिटल फॉर्मेशन के द्वारा होगा, जैसा कि पास में होता रहा है। और इसके लिए पर्सनल फाइनेंस में फाइनेंशियल लिटरेसी का इंक्लूजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पहली बात यह है कि आम जो इंडिविजुअल हिंदुस्तान का आम नागरिक है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और बहुत हद तक अर्बन एरियाज में भी, हमारे युवाओं को, हमारे एडल्ट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कहां निवेश करें। इसका परिणाम है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे मैंने कहा भी, कि फॉर्मल सेविंग्स का हिस्सा नहीं बन रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है कि जो हम आम नागरिक आमतौर पे इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पर, अक्सर वो गलत जगह इन्वेस्ट कर दे रहा है। जो रिटर्न संभव है उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है, अक्सर वो गलत हाथों में इन्वेस्टमेंट चला जाता है, फ्रॉडलेंट स्कीम्स का हिस्सा बन जाता है, लालच में आ जाता है क्योंकि उसके बिल्कुल अंदाज नहीं कहां निवेश, और उसकी वजह से ये तमाम सेविंग्स जो उसकी हार्ड अर्न मनी है
अक्सर पूरी जिंदगी की हार्ड एंड मनी होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत महत्वपूर्ण है देश के विकास के लिए और आम नागरिक के बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा सेविंग्स को कन्वर्ट करना इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंकित सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों ने स्टॉक मार्केट्स में निवेश करना शुरू कर दिया है, जो कि बेसिकली टायर 2 या टायर 3 सिटीज से आते हैं, और इसी के साथ साथ आधुनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए टेलीग्राम चैनल्स या ग्रुप्स के थ्रू उनको चीट किया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स इस फ्रॉड से, इस क्राइम से कैसे बचें, और निवेश या ट्रेड करने से पहले उन्हें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार सबसे बड़ी बात ये है कि लालच जो है वो बुरी बला है। वैल्यूएशन का काम हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितना रिस्क लेंगे उतना रिटर्न मिलेगा। ये बड़ा पुराना एक हिसाब है कि अगर आप ये कहते हैं कि मेरे को 18% रिटर्न मिल रहा है और भी रिस्क नहीं है, तो भाई पक्का ये बात तो झूठ है। अगर ये वाली बात जो है कोई कहता है तो उसका विश्वास बिल्कुल मत करिए। ये साथ में ये वाली बात भी है कि कोई कहे कि 6% रिटर्न मिलती है जी, और हाँ मेरे पास पैसे लगा दो, तो आप तो उसको पूछेंगे ना कि मैं तुम्हें क्यों दूं 6% के लिए पैसे, मैं तो एफडी लगा दूंगा, मैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लूंगा, मैं तो पीएसयू बैंक बॉन्ड फंड ले लूंगा, ये सारी फंड अवेलेबल हैं। और इसीलिए बंदा 6% का लालच कभी नहीं देता। वो कहता है तुम्हारा पैसा तो 1 महीने में दुगना हो जाए। तो हमेशा जब भी कोई ऐसा लालच दे तो थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा संभल के एक दूसरे दो तीन लोगों से बात करें। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बुरी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट ने पहले बहुत सारा पैसा दिया है लोगों को, जो लोग अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग रोज देख सकते हैं कि हाँ मेरा स्टॉक क्या कर रहा है, मेरा स्टॉक कितना बढ़ा कितना घटा, वो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो लोग कभी कभी देख पाते हैं वो उसके हिसाब से किसी की सलाह लेके इन्वेस्ट करते हैं। या एक तरीका होता है कि मैं एक स्टॉक में पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं तो 10 में लगाऊंगा और मैं लगा के छोड़ दूंगा। मैं 1 साल छोड़ दूंगा, 2 साल छोड़ दूंगा, बीच बीच में देखता रहूंगा कि कंपनी ठीक काम कर रही है, कंपनी की मैनेजमेंट फ्रॉड तो नहीं कर रही, कंपनी के एसेट सिक्योर हैं, तो मैं उन स्टॉक में पैसे लगाऊं जो स्टॉक लॉन्ग टर्म में बढ़े, जो लॉन्ग टर्म में मेरे को हेल्प करें। ड्यू डिलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक टेलीग्राम पे मैसेज आया कि भैया भाई ये वाला स्टॉक खरीद लो, ये वाला स्टॉक तो तुम्हें बहुत पैसे कमा के देगा, तो उसके पीछे स्टडी तो करें, अपनी स्टडी तो करें। किसी का टेलीग्राम मैसेज तो पता नहीं किसका फॉरवर्डेड है, ये सोच के चलें कि जो बंदा वो टेलीग्राम मैसेज भेज रहा है वो या तो स्टॉक ब्रोकर होगा, स्टॉक ब्रोकर होगा तो उसको कमीशन चाहिए। कमीशन कहाँ से चाहिए? उसको इंसेंटिव चाहिए, क्योंकि अगर उसने आपसे पैसे कमा लिए स्टॉक ब्रोकिंग करके तो उसको कोई इंसेंटिव मिलेगा। अगर कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कोई कमीशन में लालच है। तो ये बात सोच के एक डिसीजन लीजिए और उस बंदे के साथ काम करें जो लॉन्ग टर्म काम कर रहा है, बहुत देर से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने कल ही दुकान खोली है। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पुराना अपना जो जिनका बैकग्राउंड होता है, जिनकी अपनी कोई फिक्स्ड दुकान होती है, जिनको जो कोई रेफरेंसेस दे सकते हैं कि भैया देखो जी ये बंदा हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है, ये सुखी है, इसकी इन्वेस्टमेंट पिछले 5 सालों में 6 सालों में इतनी बढ़ गई, वो लोग ज्यादा अच्छे हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा लालच बुरी बला है और बिना किसी मेहनत किए हमें कोई भी फल नहीं मिल सकता है। प्रबल सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आपको खुद काफी अनुभव रहा है स्टार्टअप्स या बिजनेस शुरू करने का, तो आपके अनुसार आज की युवा पीढ़ी को किन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए एक बिजनेस की शुरुआत करने से पहले? किसी के पास एक इनोवेटिव आइडिया है तो उसको एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट करें? बेसिकली हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। जैसा हमने कहा, किसी के पास कोई आइडिया है, आइडिया हम सबके पास, आइडिया बहुत लोगों के पास, आइडिया हर दूसरे दिन किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आता रहता है। और जब हम किसी आइडिया को देखते हैं कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल गया है तो आइडिया बहुत आसान है। आप छोटी सी चीज देख लीजिए, फूड डिलीवरी, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम लगता है कि किसी ने सॉल्व किया और उसके अराउंड कितने बड़े बिजनेसेस बन चुके हैं। ऑनलाइन ऑर्डरिंग को देखिए, किसी चीज को, ग्रोसरी है या एसेंशियल्स हैं, देखा जाए तो कितने छोटे आइडिया लगते हैं पर है कितना बड़ा बिजनेस। So often what happens is it tricks us into feeling कि आइडिया तो मेरे पास भी बहुत, right? What is important is if you look at the success rate of startups, why is it low? It is low because ideas बहुत हैं, execution difficult, right? And of course there is some bit of luck as well, right? So if you look at the traits of what it takes to build a good startup, there is no playbook that I could share with you, right? Because if there was a playbook, हम सब वही कर रहे हैं, right? हम सब आज बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं। So but जो fundamentals हैं वो नहीं बदलते हैं। और अगर मैं उनकी बात करूं तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है आपके पास कोई आइडिया है, आपने उस आइडिया को किस हद तक वैलिडेट किया है वो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आइडिया है जो किसी ज्योग्राफी में चलता है, जैसे मेरे सिटी में, मेरे स्टेट में, या सिर्फ मेरी कॉलोनी लेवल पे चलता है, फॉर एग्जांपल मेरी सोसाइटी पे चल सकता है। आप आइडिया को वैलिडेट करिए, आप समझिए उसकी डिमांड कितनी है उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ स्पेशल चीज बना के बेचना चाहता हूँ, चाहे वो खाने की सामग्री हो, कोई इक्विपमेंट हो, कोई टूल हो, आई मीन इफ यू लुक एट द लास्ट 1 year, a lot of people turned their businesses initially when the lockdown happened around building PPE kits and sanitizers, right? वो भी तो किसी का आइडिया था ना।
बहुत लोगों ने कॉपी किया, बहुत लोगों ने बहुत उसमें काम भी किया, राइट। पर एक पॉइंट के बाद हर आइडिया सैचुरेट हो जाता है, राइट। नोबडी नीड्स द, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऑनलाइन सामान कहाँ से खरीदते हैं, तो आप शायद 2-3 नाम लेंगे, उसमें से शायद एक Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, आपको 10वां नाम याद भी नहीं होगा, शायद आप वहां तक पहुंचे भी ना, राइट। वो हम सबके साथ होता है, दैट्स हाउ वी बिहेव, राइट। वी गेट यूज्ड टू सर्टेन एप्स, सर्टेन थिंग। हम में से कोई, क्या वो सिंपल सी चीज हो, एक इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करनी है, आप शायद 3 या 4 सर्च इंजन के अलावा 5वां याद भी ना हो शायद किसी, हम में से किसी को, राइट। तो एक हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। सो अगर मेरे पास कोई आइडिया है, सबसे जरूरी है उसको वैलिडेट करना, उसकी कितनी डिमांड है, वो वायबल है भी कि नहीं, या सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, वो बहुत अच्छी चीज। दूसरी चीज है एक अंडरस्टैंडिंग कि इसमें कैपिटल एक्सपेंस कितना आएगा, राइट। कैपेक्स, अपफ्रंट कॉस्ट कितनी होगी, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ऑफन टाइम्स जो लोग ये काम पहले कर चुके हैं, सक्सेसफुल रह चुके हैं, और बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए। शायद 15 साल 10 साल पहले ऐसा इतनी आसानी से संभव नहीं था। आज स्टार्टअप्स, आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट से बात करिए आज जो अपने फाइनल ईयर में है, उसमें से कई सारे लोग स्टार्टअप्स के बारे में आज सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। आई डोंट थिंक 10-15 साल पहले ये बहुत कॉमन था। एक डिग्री के बाद, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद लोग टिपिकली नौकरियां ढूंढते। अब वो चीज बदल रही है काफी। पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत अवसर आए हैं, बहुत सारे यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं, और वो नई जनरेशन को काफी इंस्पायर करते हैं। पर जैसे मैंने कहा, कोई प्लेबुक नहीं है, कोई इसकी एक स्टैंडर्ड गाइड नहीं है कि सब लोग उसको पढ़ करके एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सके। सो आइडिया इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन दैट वैलिडेटिंग दैट आइडिया, एंश्योरिंग यू अंडरस्टैंड कितना कैपेक्स उसमें लगेगा, आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। ये सोचना कि मैं शुरू करता हूँ, मुझे फंडिंग मिल जाएगी, दैट्स नॉट द राइट वे टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, राइट। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको फंडिंग नहीं मिल पाती है स्टार्टअप्स। डू यू हैव अ प्लान अराउंड इट? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद रेजिंग कैपिटल, बट इफ completely betting on that and not your own research, your product, your market, that's sort of a recipe for disaster. उसके अलावा लोकेशन बहुत मैटर करता है। आप कोई चीज किसी टीयर 2 में करना चाहते हैं और किसी बड़े शहर में, बहुत फर्क होता है। लोकल वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई सारे बिजनेसेस व्हाट्सएप जैसे टूल्स पे चल रहे हैं, उनके पास और कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, शायद उनको लगता है उनको जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस स्प्रेडशीट में ही अपना डेटा लगा करके काम चला रहे हैं, रोज शाम को अपडेट करते हैं, लोगों को मेल करते हैं। हर लेवल पे अगर आप स्टार्टअप चला रहे हैं, एक अपग्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है, राइट। जो लोग इंस्टेंट मैसेजेस और व्हाट्सएप पे बिजनेस चला रहे हैं, वो स्प्रेडशीट पे आगे बढ़ते हैं डेटा रखने के लिए। जो स्प्रेडशीट पे हैं वो और ऊपर बढ़ते हैं और सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड सिस्टम्स लाइक CRM फॉर एग्जांपल यूज करने के लिए। तो एक लर्निंग कर्व है, पर उससे बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ती है। तो एक दूसरी चीज है, जब आप शुरू करते हैं स्टार्टअप, तो किस तरह के टूल्स को आप यूज कर सकें, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने प्रोसेस सिंप्लीफाई कर सकें और एफिशिएंट बना सकें, वो एक आखिरी चीज है। और इन सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो चीज है वो है एक माइंडसेट है। आप, मेरे हिसाब से अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो उसे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं 0 पे शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक कि हम -1 पे, पहला साल फॉर एग्जांपल, हम चीजों को बनाने में, उनको टेस्ट करने में, उनको मार्केट में लॉन्च करने में, काफी कुछ सीखने में, गलतियां करने में, गिरने संभलने, खड़े होने में हम पहला साल बिताएंगे। तो अगर आप उस माइंडसेट से अप्रोच कर रहे हो वर्सेस मेरे पास एक आइडिया है और 6 महीने में हमने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कराई, उन दोनों माइंडसेट में बहुत फर्क है, राइट। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक कि स्टार्टअप्स आर वेरी 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 हार्ड, दे आर वेरी lucrative often times, they are made to sound very fancy, but they are very 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 hard to। मैंने तो बहुत एक छोटी सी कंपनी आज से 10 साल पहले चलाई थी, 12 साल पहले, बहुत छोटी थी वो। पर मैं अब जब देखता हूँ अपने इर्द गिर्द और इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स, स्टार्टअप कस्टमर्स हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ, उनकी चैलेंजेस ऐसी होती हैं जो हम कभी कभार सोच भी नहीं सकते। और मैं पैंडेमिक, प्री पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ, पैंडेमिक हैज लेड टू सो मेनी न्यूअर चैलेंजेस फॉर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, राइट। सो एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि दिस लुक्स लाइक अ रोजी पिक्चर रनिंग अ स्टार्टअप ड्रीम, because a lot of people are successful, but oftentimes we forget that the hardships that those people faced, मुश्किल था उनके लिए वहां तक पहुंच पाना। एक अच्छा स्टार्टअप करने के बाद किसी की एक आधे घंटे की टॉक सुनने के बाद बहुत इंस्पायरिंग लगता है, which is good, right? But it is also important to see the kind of mental stress and all of that one has to go through. So मैं ये कहूंगा कि किसी चीज से प्रेरित होने से पहले, उसको लेकर के आगे बढ़ने से पहले, उसको चारों दिशा में उसके बारे में सोच के और एक जोड़ घटाव करके कदम लें, right? और and have the right mindset, right people around you, and there are a lot of other things that I will not get into, but things like family support is very very important when you're trying to start a startup, right? No matter how old you are, but you need support because there are always going to be bad days and not so good days, and then of course there'll be good days as well. So that's how I look at it, and that's how when I talk to young entrepreneurs or startups, that is what I tell them. जैसा कि सर ने कहा, केवल एक आइडिया होना बहुत जरूरी नहीं है, उस पर काम करना, रिसर्च करना, अपग्रेड करना अपने आइडिया को इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। सो प्रोफेसर, आगे बढ़ते हुए हम
जानते हैं भारत में बेरोजगारी अपने ऑल टाइम हाईस पर चल रही है और हमें अब जॉब सीकर्स की नहीं जॉब क्रिएटर की ज्यादा जरूरत है। पर अभी भी भारतीय परिवारों में या इंडियन सोसाइटी में यही एक प्रक्रिया है कि एक बच्चा पहले स्कूल चला जाए, फिर कॉलेज चला जाए, फिर जॉब ले ले। तो ये जो हमें शिफ्ट चाहिए जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स में, ये हम कैसे ला सकते हैं और सरकार हमारी इसमें कैसे सहायता कर रही है या और क्या कर सकती है? पिछले कुछ सालों में हमने वैरायटी ऑफ इंटरवेंशंस किए, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स नए सिरे से क्रिएट करने की कोशिश की, वो चाहे स्टार्टअप इंडिया हो एंड वेरियस, ये सब अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक बूस्ट देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हमारा इकोसिस्टम अभी सही मायनों में एक कंप्लीटनेस के नजदीक नहीं पहुंचा है और हमें रियलाइज करना होगा हिंदुस्तान का जो बाजार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी मैं कह रहा था कि आई वांट टू रिकॉल, ओबामा हिंदुस्तान आ रहे थे, ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का पीरियड है कुछ साल पूर्व। उस समय सारी दुनिया में 2008-2009 में वैश्विक मंदी हो गई थी, ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था और सारी दुनिया क्राइसिस में थी। वेस्टर्न वर्ल्ड इन पर्टिकुलर वाज इन डीप क्राइसिस और उबरने के लिए जो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे वो सब एग्जॉस्ट हो चुके थे। जैसे कि कस्टमरी है, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट विदेश यात्रा पर जाता है तो वहां की मीडिया से इंटरेक्ट करता है चलने से पहले, एंड ओबामा वाज आल्सो इंटरेक्टिंग विद हिज मीडिया। मीडिया ने पूछा उनसे कि भाई आप हिंदुस्तान क्यों जा रहे हैं? ही सेड आई एम गोइंग टू इंडिया टू सीक मार्केट एक्सेस, ट्राई टू रियलाइज कि हिंदुस्तान का बाजार, उनकी विजिट इंडिया की और चाइना की विजिट, ये दोनों दुनिया के दो सबसे बड़े बाजार, वी आर टू ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ द वर्ल्ड। और हमारा जो बाजार है वो इतना महत्वपूर्ण था कि डूबती हुई अमेरिकन इकोनॉमी और उसके साथ आप पूरी यूरोपियन इकोनॉमी जोड़ लीजिए, डूबती हुई अर्थव्यवस्था को अगर उबरना था तो उसका रास्ता हिंदुस्तान और चीन के बाजारों से होकर के जाता था। दैट इज द काइंड ऑफ ट्रुथ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रियलाइज। हिंदुस्तान का बाजार इतना महत्वपूर्ण है, ये बाजार बाय ऑल मींस वी शुड ओपन इट टू द वर्ल्ड, लेकिन उससे पहले हमें अपने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और संभावित भविष्य के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं इंक्लूडिंग द स्टार्ट, उनके लिए ओपन करना बहुत महत्वपूर्ण। और जब उनके लिए हमें ओपन करना है तो सबसे पहली चीज ये समझनी पड़ेगी कि जैसे मैं इस समय उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, मैं लखनऊ में बैठा, यूपी इटसेल्फ, हमारे 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन अपने आप में एक इकोनॉमी, और ऐसी हिंदुस्तान के डिफरेंट रीजन आर पार्ट ऑफ सम एग्रो क्लाइमेटिक जोन और हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन बहुत विशेष है और दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ जब हम पॉलिसीज बना रहे हैं तो एक तो हमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन सेंट्रिक पॉलिसीज बनानी चाहिए, दूसरा हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कुछ आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, कुछ आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ वैरायटी ऑफ अदर चीजें उपलब्ध हैं जो उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन की अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है। 1 2 हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कुछ डिमांड है तमाम तरीके की चीजों की, वहां रहने वाले, गांव से लेकर शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तरह तरह की आवश्यकता है। हमने अभी तक ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि हम इस तरीके का कोई एक मे बी सम काइंड ऑफ अ डायरेक्टरी कुड बी क्रिएटेड सो दैट आज की तारीख में जब बैंक फंडिंग करता है या कोई भी दूसरा फंडिंग करता है एक पर्टिकुलर रीजन में, तो एक हर्ड मेंटेलिटी की तरफ फंडिंग होती है। हर्ड मेंटेलिटी इन द सेंस कि कुछ लोगों ने पहले, क्योंकि वहां फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगाई थी, बाकी फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे, किसी ने कोई मेटल का इंटरवेंशन लगाया था, बाकी लोग मेटल का लगाएंगे। हमें ये अंदाज ही नहीं है कि पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किन चीजों की डिमांड है, उस मांग के सापेक्ष हम किस तरीके से प्रोडक्शन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। उन पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में रॉ मटेरियल क्या उपलब्ध है, उस पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट, डिमांड एग्जिस्ट। जिस दिन हम ये क्रिएट कर लेंगे स्टार्टअप्स के लिए और हर तरीके के एंटरप्राइज के, एक नए सिरे से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। जो हम फेलियर का रेट देख रहे हैं वो बहुत कम हो जाएगा। हमें समझना पड़ेगा, जैसा अभी प्रबल भी कह रहे थे और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्राइज है, और यू आर वेंचरिंग इनटू समथिंग व्हिच इज यूनिक। वो पास्ट के अनुभवों से, पास्ट के एनालिसिस से कुछ हद तक आप समझ सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे द फ्यूचर इज अननोन। और निश्चित तौर पर सक्सेसेस भी होंगी, ड्रॉबैक्स भी होंगे, फेलियर्स भी होंगे, और आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर हम इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर पाएंगे, इस तरीके का एक नॉलेज बेस क्रिएट कर पाएंगे जो आम लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा, तो संभावना इस बात की है कि जो फेलियर्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रेट है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को कमर्शियल रियलिटी में कन्वर्ट करने की जो संभावना है वो फिनोमिनली बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। हिंदुस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सही मायनों में एक्सप्लोर नहीं हो पा रही। तो हमें अपनी लोकल नीड्स को पहचानना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। तो पहले जो हमें लोकल में जरूरी है उस पर ध्यान दें, जो अवेलेबल है उस पर ध्यान दें। तो अंकित सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि हम आजकल डिजिटल युग में जी रहे हैं और आने वाले कुछ साल में सब कुछ ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड होगा। तो सर, इसको देखते हुए डिजिटल फाइनेंस कितना सेफ है, और भारत जैसे देश में जहां अभी भी 20% लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, हम डिजिटल फाइनेंस को और इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं? भी चीज
चीज को मनी इंक्लूसिव बनाने के लिए उसका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है। हमें सबसे पहले जो आज आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसी से इंक्लूजन होगा जब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी कोई चीज होता है। अभी तक क्या सिस्टम था कि भी हाँ भी बैंक जाना है तो बैंक की पासबुक लेके बंदा बैंक जाता था, जाके कहता था मेरी पासबुक अपडेट कर दो। कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती थी तो किसी के पास फिजिकली जाता था। आज जब स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के अंदर आप अगर कोई पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं लगाना चाहते हैं, तो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास जो है आपको किसी से उधार लेना है किसी एंटिटी से, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। दोनों चीजें खुल गई हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि इनके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, इनको हम समझें कैसे और अच्छे से, ताकि हम इनको यूज करना शुरू करें, इनको इस्तेमाल करना शुरू करें। आप 20% की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन तो है बट उनको उसमें एक हरा बटन और एक लाल बटन दिखता है, इसको छोड़ के उनको अपने फोन में कुछ नहीं दिखता। तो सब लोगों को ये समझना जरूरी है कि भाई बाकी सारी चीजें फोन में है। अगर कोई उनका हाथ पकड़ के एक बार उनके हाथ से कुछ काम करवा देगा तो उनको समझ आना शुरू हो जाएगा। हम सब लोगों ने अपने घर में, अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ ये सेम काम किया हुआ है कि किसी को हम बोलते हैं भाई अच्छा तूने ये नहीं देखा, ये देख मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे होता है। तो जैसे आप किसी को दिखाते हैं उसको समझ आना शुरू हो जाता है। तो ये जरूरत है समझने की कि कैसे चलता है। तो अगर हम बात करते हैं उधार लेने की, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब डिजिटली उधार देती हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वो किस अंदाजे पे देते हैं। जब आप बैंक जाते हो तो बैंक वाला कहता है अपनी रिटर्न दिखाओ, अपना ये दिखाओ, अपना वो दिखाओ। अब टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ये कहती हैं कि हमें 4-5 चीजें बता दो, बाकी हम चीजें जो है आपकी अपने आप देख लेंगे। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि वो कहाँ से देखेंगे। वो देखेंगे सिबिल के रिकॉर्ड से, वो देखेंगे आपके और रिकॉर्ड से जो आजकल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां इकट्ठा करती हैं। तो क्या करते हैं वो देखते हैं आपके सिबिल के अंदर कि आपने कितने लोन ले रखे हैं, आपने कितना पहले फाइनेंस करा हुआ है अपना कोई भी काम, और आपने उन चीजों को टाइमली वापस किया, टाइम पे वापस किया या नहीं किया। अगर आपने जी 10 लोन लिए, 10 लोन में से एक आपने डिफॉल्ट किया बड़ा वाला, बाकी आपने टाइम पे अपनी सारी किस्तें दी हुई हैं, तो उसके हिसाब से आपका स्कोर निकल आएगा, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा, उसके हिसाब से आपका लोन का अप्रूवल आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहली तो ये जानकारी कि जब भी कोई लोन लें तो उसको टाइम पे वापस करने की कोशिश करें। उसी के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा, उसी के बेसिस पे आपको लोन मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। नहीं तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, वहां पे लाइन में लगना पड़ेगा, आपको वो लोन नहीं मिल सकते जो ये डिजिटल फाइनेंस के थ्रू आपको मिल सकते हो अदरवाइज। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की बात हमने थोड़ी देर पहले भी करी थी कि हाँ भाई जब पता है कि हाँ ये वाली सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यहाँ पैसा लगाएंगे तो ये ऐप है, वो ऐप को इस्तेमाल करता है आपका दोस्त यार, तो वो भी बताएगा कि हाँ भाई इसके अंदर जब ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सही रहता है। तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये ऐप एनेबलर्स हैं, इनको यूज करना चाहिए बिना किसी झिझक के। और क्या कर सकते हैं, और सेफगार्ड्स अंडरस्टैंड करें। हमारी सरकार के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईटी सेल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेंट्रल सेल है जो कई पब्लिशिंग करता रहता है कि भाई क्या चीज करनी चाहिए, कौन से मैसेज का जवाब देना है, ओटीपी देना है नहीं देना। बैंक वालों को भी बोला जाता है कि आप ये सारे एजुकेटिव मैसेजेस भेजिए। तो अपने एसएमएस पढ़ें, अपना नॉलेज शेयर करें। ऑनलाइन यूट्यूब पे फन वाले वीडियोस तो देखते ही हैं, थोड़े से नॉलेज वाले भी देख लें जिसके अंदर आप बोलें कि हाँ भाई देखें कि हाँ आपका फोन हैक ना हो, आपकी ऐप हैक ना हो, आपके अकाउंट के अंदर किसी को एक्सेस ना मिले। ये सारी चीजें कैसे इंश्योर करनी चाहिए आपको, उन सबको देखें। आगे सक्सेस मिलेगी नहीं, गलती से सीख के आगे बढ़े। तो और लास्ट बात ये कहूंगा कि जो भी लोग इंटरमीडिएट होते हैं, जो दोस्त यार होते हैं, जो लोग इसको प्रोफेशनली या एज अ ब्रोकर काम करते हैं, उनके लिए यही वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ट्रस्ट बनाएंगे, अगर वो जो है विश्वास बनाएंगे लोगों के साथ, तो लंबी दुकान चलाने के लिए उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस करते हैं, लोन देते हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं बैंकों के लिए और जगहों के लिए, उनको ये तो सीखना पड़ेगा कि हाँ जब डिजिटल आ गया है ये तरीका डिजिटल वाला, तो उनको भी अपना ट्रस्ट वाला जो काम है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन करें। प्रबल सर, हम आजकल देख रहे हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योर ने यह साबित कर दिया है कि वो बेसिक बिजनेस में ही नहीं बल्कि एआई, रोबोटिक्स जैसे अलग क्षेत्रों में भी अपने आप को खुद साबित कर रही हैं। लेकिन फिर भी इंडियन विमेन एंटरप्रेन्योर केवल 14% हैं एज कम्पेयर टू मेन। तो इसका क्या कारण है, क्या रोकता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को कुछ बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करने से, और सरकार इसमें कैसे सहायता कर सकती है? बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया है। अगर देखा जाए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अभी भी उतने विमेन एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं एज कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर कंट्रीज। लेकिन पिछले 5-7 सालों में देखिए वो चीज़ें काफ़ी बदली हैं। बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ के आए हैं और बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस चला रहे हैं। और नॉट जस्ट एज एंटरप्रेन्योर्स, women have taken very serious senior roles in a lot of companies as well, not just globally but even in India in the last 5, 7, 10 years I would say. तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज है वो मानसिकता का बदलना।
राइट। सबसे पहले हम उस चीज को जब तक मानेंगे नहीं कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर भी वही काम वैसा ही नहीं शायद उससे अच्छा कर सकती है, जब तक हम उस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक एज ए सोसाइटी हम अपने कुछ देर पहले वो सवाल लाया था इंक्लूसिवनेस का, तो अगर हम एज ए सोसाइटी इंक्लूसिव नहीं होंगे तो वो जो इतने सालों का दशकों का जो एक सेटअप रहा है वो कैसे बदले। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस दशक में मैं कहूंगा वो बदलता हुआ देख रहे हैं। एटलीस्ट बड़े शहरों में तो हो ही रहा है, छोटे शहरों में भी धीरे धीरे हो रहा है, पर और समय लगेगा और के लिए पॉलिसीज, एनकरेजमेंट, एजुकेशन की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि इसमें इंटरनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, हम चारों लोग 4 जगह बैठे हैं अलग अलग, और इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। कल को ये सैकड़ों हजारों लोग देखेंगे, उसमें से कई विमेन होंगे या देयर बी मेल व्यूअर्स हु वुड वॉच इट एंड हु वुड स्टार्ट टू एटलीस्ट थिंक अबाउट इट। इससे पहले जरूरी है हम उस दिशा में सोचें कि ये एक समस्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज इंपॉर्टेंट, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे सवाल, ऐसे डिस्कशंस उस चीज को खोल रहे हैं। आज से शायद 15-20 साल पहले ये होता नहीं। और अगर हम देखें, इट स्टार्ट्स विद एजुकेशन टू बिगिन। अ फादर डजंट कंसीडर दैट एजुकेटिंग हिज गर्ल चाइल्ड is equally important. That itself is set up for failure 20 years down the line, right? अगर आप आज की डेट में देखें, एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भी उतना ही प्रयास कर रहा है जितना कि अपने बेटे को। मैं ये नहीं कहूंगा हर जगह ऐसा हो, पर ऐसे बहुत जगह हो रहा है जहां आज से 10, 15, 20 साल पहले नहीं हो रहा, राइट? मैं अपने इर्द गिर्द बहुत लोगों को देखता हूँ, अलग अलग वर्ग के लोग, लेकिन ये जो चीज है कि मुझे अपनी बेटी को भी पढ़ाना है, ये चीज अब अंदर से बहुत लोगों में आ रही है। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप, और उसका रिजल्ट हमें साल, 2 साल, 5 साल में नहीं दिखेगा, राइट? उसका स्पेशली टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में, गांव में, उसका रिजल्ट हमें अगले 10, 15, 20, 25 सालों में दिखाई देना शुरू हो। और मैं सिर्फ ये कहीं सुनी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करूँ, हम उसमें भाते भी हैं, एक इनिशिएटिव है हमारा जोहो स्कूल्स नाम से, उसमें हम देखते हैं बहुत सारे लोग बेटियों को भी पढ़ने के लिए भेजते हैं। भाइयों के साथ मैं काम कर रहा हूँ आज। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट more often than not, they're actually better off. They are smarter, they are better, they are more responsible sometimes, I would say. So, ऐसा कुछ नहीं है कि the bias should be against them. मैंने कहा कई दशकों का ये सेटअप रहा है, बदलने में समय लगेगा, और सरकार भी इसमें काफी मदद कर रही है। ऐसा नहीं है, सरकार भी कई प्रोग्राम्स आए हैं, कई इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, पर एक इनिशिएटिव, एक विजन होना, एक इनिशिएटिव होना, और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत स्टेजेस हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे को पॉइंट करके कहना आसान है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया, जो जिला अधिकारी हैं वो कुछ नहीं कर रहे। आई थिंक सबसे जरूरी है कि हमने क्या किया ये जानना। हम क्या कोई ऐसे 2 बच्चे हैं जिनको हम सपोर्ट कर सकते हैं पढ़ाने में? अगर एक छोटा सा सवाल हम अपने घर में करें, हम सबके घरों में कोई ना कोई आता है जाता है जो हमें पता है शायद उतना सक्षम नहीं है अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के, क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम जिम्मेदारी ले सकते हैं? अगर ये सवाल हर इंसान अपने आप से पूछे तो देश में बहुत लोग हैं जो और लोगों को पढ़ा सकते हैं। उसमें से कई सारे लोग would be girl childs who would get educated, क्योंकि एजुकेशन के बिना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपकी उम्र 20 साल है और आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो वापस जाके सब कुछ ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन भी है, एक एसेंशियल स्किल ट्रेनिंग है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और ये तो हो गया एक सिटीजन के नाते, राइट? गवर्नमेंट की बात हमने कर दी, पॉलिसीज होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, बजट्स होने चाहिए। आई वुड से प्राइवेट सेक्टर आल्सो हैज टू कम फॉरवर्ड. Private sector also has to come forward and take responsibility of educating girl child and even otherwise, right? Children in general, right? And creating opportunities, creating the know-how and talent. How do you create talent? आप एक talent कैसे grow करते हैं अपनी कंपनी में, अपने देश में, अपने एरिया में? By training people in the essential skills. जरूरत नहीं है कि हर इंसान, हर बच्चा प्रोग्रामिंग सीखे, ठीक है, वो भी एक जरूरी स्किल है, पर देश में हर बच्चा प्रोग्रामर बन जाएगा तो बाकी काम कौन करेगा, राइट? और ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज उसके बाहर नहीं, जो हम इंपोर्ट करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं, मोबाइल चार्जर हो गए, बैटरीज हो गई, मेडिकल छोटे मोटे किट्स हो गए, सिरिंजेस हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे बाहर से इंपोर्ट होती रही हैं बहुत सालों। अगर प्राइवेट सेक्टर आगे आकर के उसका नो हाउ क्या है, क्या स्किल चाहिए, वो एक्वायर करके, ट्रेन करके अगर लोगों को सिखाए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और ऐसा कर रहे हैं कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज आगे आके इस पे काम कर रही हैं। पर आई वुड से अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड सिटीजंस, द एंटरप्रेन्योर्स हु मेड इट बिग, हु रनिंग लार्ज कॉर्पोरेशंस, लार्ज कंपनीज, दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज for the women of the future as well. Right. It's a gradual process and all of us have to be together too. तो जैसा कि हमने देखा है, इस कोरोना वायरस पैंडेमिक ने हमें आर्थिक रूप से हमेशा तैयार रहने का शायद महत्व सिखा दिया है। तो इसके लिए आपकी क्या राय होगी हमारी युवा पीढ़ी के लिए? मेरा मानना है कि कोई भी क्राइसिस और जितनी बड़ी है उतनी ज्यादा उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। पेंडेमिक ऑल्सो, दिस क्राइसिस ऑल्सो
ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, नई संभावनाएं सृजित कर रही है और खासतौर पे स्टार्टअप्स के लिए बहुत जगह पर गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, नई आवश्यकताएं क्रिएट हो रही हैं। मुझे लगता है कि वो जो स्पेस क्रिएट हो रहा है वहां पर स्टेप इन करने की बहुत मौके, और हिंदुस्तान जैसे देश में तो पहले भी बहुत मौके, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टाइम फॉर यंगस्टर्स एंड इवन आई थिंक देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। देश बदल रहा है, स्टार्टअप आएंगे, सक्सेसफुल होंगे। और जो भी आप महिलाओं की भी बात कर रही थी, लास्ट जो डेटा मैं देख रहा था उसमें दिखता है कि हमारी विमेन पॉपुलेशन का सिर्फ 17% देश की वर्कफोर्स का हिस्सा है, 17%। अब एंटरप्रेन्योर भी प्रोपोर्शन मोटे तौर पे आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे देश बदल रहा है। 10-15 सालों में हमने देखा है देश को बहुत आगे बढ़ते हुए, तेजी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अब जो एंटरप्रेन्योर है उसका फेस सामने नहीं दिखता है, सिर्फ ब्रांड सामने दिखता है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है और सबके लिए क्रिएट हो रही है। धीरे धीरे बदलेगा लेकिन बदल रहा है। थैंक यू सर। अंकित सर, आप क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में कहाँ देखते हैं और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहाँ देखते हैं, और युवाओं का इसके प्रति आकर्षण कितना जायज मानते हैं? मुझे लगता है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी का ये जो एक अभी एक दौर चला है जिसके अंदर मेरे ख्याल से कोई भी क्रिप्टो करेंसी इसलिए नहीं खरीद रहा कि भाई ये हम ले लेंगे तो हमारा जो है वो, अगर रुपया डिप्रिशिएट होगा या रुपया कमजोर होगा तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, हम ये सारे क्रिप्टो करेंसी लेके कभी किसी दिन जाके सब्जी खरीदेंगे या इससे कोई चीज खरीद लेंगे, ये नहीं सोच रहा कोई भी। तो जिस दिन ऐसा सोच आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ इन चीजों से भी कोई चीजें मार्केट में बिकनी शुरू हो जाएंगी, उस दिन मैं सोचूंगा कि हाँ मेरे को हो सकता है कि कुछ अपना जो रुपया है वो ईथर या बिटकॉइन में डाल देना चाहिए, ताकि हाँ अगर ईथर और बिटकॉइन में इन्फ्लेशन नहीं होगा और सरकार रुपए में इन्फ्लेशन डाल देगी 5-6% साल का, तो मेरा वो 5-6% बच सकता है अगर मैं उनमें लगा दूंगा पैसा अपना। तो ये सोच के मैं लगाऊंगा, बट उस दिन जिस दिन ऐसा होगा, फिलहाल मेरे हिसाब से स्पेकुलेशन है, आज बढ़ जाता है कल कम हो जाता है, पता चलता है भाई कल 50,000 रुपये लगाया, आज वो 40,000 रुपये रह गया, कल वो 45,000 रुपये हो गया। तो दिल की धड़कनें बढ़ाने को छोड़ के अभी तो फिलहाल कुछ हो नहीं सकता क्रिप्टो में पैसे लगा। यस, करेक्टली सेड सर। सो प्रवल सर, आप इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखते हैं और किन पर्टिकुलर सेक्टर्स का इसमें ज्यादा योगदान होगा आपके हिसाब से? देखिए, जैसे प्रोफेसर अरविंद ने भी कहा, भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है हमें रोज देख के लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर आप पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल के होराइजन को देखिए तो समझ में आता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं। और आई वुड से वी आर प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस जनरेशन वेयर वी आर सीइंग दिस ट्रांजिशन टू हैपन। एक इंडिकेशन देखिए कि भारत में फॉरेन निवेश कितना ज्यादा हो रहा है। सो आई थिंक एक वो भी फैक्टर है जो स्टार्टिंग आपको थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाता है कि देयर इज सो मच मनी अवेलेबल टू। तो आज निवेशक अवेलेबल हैं आपके कंपनी में पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं जो आके इन्वेस्ट करेंगे और आप कंपनी को आगे बढ़ा कर सकते हैं। 20 साल पहले इतना आसान नहीं था ये सब। निवेश इसलिए इतना हो रहा है क्योंकि भारत के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। बहुत बड़ा देश है, बहुत अपॉर्चुनिटीज अनटैप्ड हैं। आज से कुछ साल पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सडनली वॉलेट कंपनीज को काफ़ी एक टेलविंड मिली। सब लोग अपने अपने फ़ोन पे यूपीआई और उसके पहले वॉलेट्स, और ये सब पहले कहाँ था, मतलब हमारी जनरेशन में हमने नहीं देखा था शुरू में, राइट। इंटरनेट स्मार्टफोन आने के बावजूद हमने नहीं देखा था। पर कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं किसी न किसी ट्रेंड के अराउंड, राइट। जो उसको टैप करता है वो बहुत आगे बढ़ता है, राइट। और जैसे मैंने पहले भी कहा, there's also luck into it, it's not all that easy। तो मेरा मानना है कि भारत में जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बढ़ रहा है, आई थिंक एक डेवलपिंग नेशन होने का वो एक एडवांटेज भी है कि सबके पास सब कुछ अभी नहीं है, राइट। तो दैट गिव्स स्कोप। ग्लास पूरा भरा नहीं है, राइट। तो उसमें स्कोप है, आप और पानी डाल सकते हैं आप, राइट। तो आई थिंक इंडिया एक वैसा देश है कि बहुत कुछ है, बहुत साधन हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। पर इसी देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, राइट। एंड दैट क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी, दैट क्रिएट्स द गैप, and that is what entrepreneurs are for, essentially that is what startups are, they are solving a problem, filling a gap। so I think तो देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है, आवश्यकता है चीज़ों की, और जो एंटरप्रेन्योर्स उस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं, उसके अराउंड एक प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच के साथ कुछ लॉन्च कर पा रहे हैं, वो अडॉप्ट, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल, लॉट ऑफ
big companies are also putting in money in other smaller startups. I think in the next 10 years, it's going to be a very, very good story for India as a country, right? And this has nothing to do with startups or which sector or that. I mean, most of these sectors are having tremendous untapped potential. And we're seeing that grow. अब हमने food tech की बात की, HR tech है, fintech is जैसे अंकित जी ने भी कहा, बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी सॉल्व कर रही है, और जो एंटरप्रेन्योर्स उस चीज को समझ के उसके अराउंड कोई सोल्यूशन लॉन्च कर रहे हैं, दे आर द वंस दैट आर मूविंग फॉरवर्ड. बहुत छोटी सी चीज है, चश्मे. आप घर बैठे चश्मे ऑर्डर कर सकते हैं. 15 साल पहले किसने सोचा था ऐसा कभी होगा? और ये जो पैंडेमिक है जिसकी आपने थोड़ी देर पहले बात की, ये खुद बहुत सारी चीजों को चेंज कर रहा है. हमारे रहने के तरीके को, बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, आप जिम नहीं जा सकते, तो बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशंस, स्टार्टअप्स आए हैं, या करंट स्टार्टअप्स ने अपने आप को पिवट किया है, बदला है, आपको घर बैठे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे कैसे काम करा सकें उसके लिए. These are startups. These startups are meant to solve problems. It's about identifying those problems and solving them. That is what startups are doing. And they need customers, they need users. India is a big country to give them that. And if they choose to raise money, fortunately for them right now, there's enough capital available for them to raise money as well. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए इस विषय पर. मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को हमारा ये शो पसंद आया होगा. कृपया ऐसे अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं. मैं मणि अग्रवाल आप सभी से विदा लेती हूँ. थैंक यू सो मच सर.